तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम, है ना। गति के नियम लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हेडिंग है हम लोग की बल। बल क्या होता है? फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है बताओ? तो बल वह बाह्य कारक है ना। बल क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन कर रहा हो, दोनों में चेंज कर सकता है। अब चेंज कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने फोर्स लगाया है तो उसमें चेंज ही हो जाए। हो सकता है फोर्स लगाए तो उसमें कोई चेंज ही ना हो। तो क्या फोर्स वहाँ पे नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। जैसे कोई मान लो वस्तु रखी हुई है, अगर उसको हम धक्का देते तब तो वो आगे बढ़ जाएगी। जैसे मान लो स्टूल रखा है, बेंच रखी है, कोई गाड़ी है, उसको में धक्का लगाते हैं या तुम ही खड़े हो, तुमको धक्का दे दिए तो गिर जाओगे। तो वहाँ पे क्या फोर्स, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ फोर्स लग गया। लेकिन हम दीवार में धक्का लगा रहे हैं तो क्या गिर जाएगी दीवार, आगे बढ़ जाएगी? नहीं। लेकिन वहाँ पे फोर्स होगा। तो बल वह बाह्य कारक है जिससे किसी वस्तु की गति की अवस्था में या फिर विराम की अवस्था में या दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम लोग बल। और बल जो है दो प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। बैलेंस फोर्स, है ना। बैलेंस का मतलब होता है जो किसी वस्तु पर जो परिणामी बल निकल के आए, है ना, रिजल्टेंट जो निकल के आएगा उसका वो जीरो आ जाए तो उसे कह देंगे हम लोग बैलेंस फोर्स, मतलब संतुलित फोर्स। करें जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। अब जैसे मान लो कोई वस्तु है, जैसे रस्सी खींच होता है, रस्सी खींच देखे हो, तो उसमें कभी कभी देखते हैं ना तो कोई इधर की टीम इधर खींच पा रही, ना तो उधर की टीम उधर खींच पा रही, तो रस्सी वहीं पे रुकी हुई होती है। ऐसा कब होता है? जब दोनों टीम बराबर की होती है। तो इसका मतलब दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है तो रस्सी जो है बीच में ही रुकी हुई रहती है, तो वहाँ पे कह देंगे संतुलित बल लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो एक टीम उसको खींच ले जा रही है अपने तरफ और दूसरी टीम नहीं खींच पा रही है या फिर उसी तरफ चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? असंतुलित बल है वहाँ पे। और सर जैसे दीवार को ढकेल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये संतुलित बल है कि असंतुलित? तो दीवार को ढकेल रहे हो तो यहाँ पे संतुलित बल है, कोई परिवर्तन, क्योंकि जितना तुम यहाँ बल लगा रहे हो उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप में दीवार भी उतना बल लगा रही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो संतुलित बल ही माना जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग ज़मीन पे खड़े रहते हैं, मान लो सीधे खड़े हुए हैं, तो हमारा भार जो है mg वो नीचे की तरफ लग रहा है और उसकी प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ लग रही है, तो उसकी वजह से हम क्या है, आराम से सीधे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? संतुलित बल है। आई बात समझ में? अब आता है न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। सबसे पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या समान वेग से गतिमान है, चाहे वो विराम अवस्था में हो या समान वेग से गतिमान हो, तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। असंतुलित बल का कार्य करने का मतलब यही है कि मान लो तुमने कह दिया उस पर जब कोई बल कार्य करता है तब उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल कार्य किया और दो तरफ से कार्य कर दिया, जितने भी तरफ से कार्य किया उसका परिणामी बल आके निकल के आ गया शून्य, तब भी तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट विरामावस्था में रखा हुआ है ना, रेस्ट में है एकदम, और एक लोग उसको आगे से धक्का दे रहे हैं, मतलब कोई कार खड़ी है, एक लोग उसको आगे से धक्का दे रहे हैं, एक लोग उसको पीछे से धक्का दे रहे हैं, और दोनों लोग का जो बल है वो बराबर है, तो क्या कार में कोई मोशन हो पाएगा? बल लगाने के बाद भी कोई मोशन नहीं होगा। तो बल कैसा लगना चाहिए? असंतुलित बल लगना चाहिए। हमारी बात समझ में? तो उससे क्या होगा कि जब असंतुलित बल लगेगा, जिधर ज़्यादा तरफ बल रहेगा उधर आगे बढ़ जाएगी वस्तु। आई बात समझ में? तो कोई वस्तु विराम की अवस्था में या गति की अवस्था में है, जिसे बाहर से कोई असंतुलित बल प्राप्त होता है, तो
तो वो गति की अवस्था में आ जाती है। इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब करें द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम को एक प्रकार से हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं बल, और यही क्या है हमारा दूसरा नियम भी है। लेकिन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, जो फोर्स F होगा वो उसके द्रव्यमान मतलब मास m और उसमें त्वरण a के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू m क्रॉस a, या फिर F इक्वल टू k m a, और k इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं 1, तो यहाँ आ जाता है F इक्वल टू m a। ये इसकी सेकंड डिफिनीशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो फोर्स होता है वो उसके संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, संवेग परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू के डी पी अपॉन डी टी। यहाँ भी k इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा डी पी अपॉन डी टी। अब P इक्वल टू क्या होता है mv, P इक्वल टू होता है mv, तो यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे F इक्वल टू तो d बाई डी टी, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी mv हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग m को बाहर कर लेते हैं तो बन जाएगा अपने पास dv बाई डी टी, है ना। अब ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर है, तो वेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है त्वरण। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का एम ए आ जाएगा। तो यही फार्मूला यहाँ भी हमें मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो ये हम लोग की सेकंड डिफिनीशन हो जाएगी गति की। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो F बराबर होता है एम ए। F मतलब बल का मात्रक। अगर हमें बल का मात्रक पता करना है तो हमें मात्रक किसका पता करना पड़ेगा, द्रव्यमान का मात्रक और गुणे त्वरण का मात्रक लिखना पड़ेगा। तो अगर द्रव्यमान का मात्रक मान लेते हैं किलोग्राम है और त्वरण का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन। क्या लिख सकते हैं न्यूटन लिख सकते हैं। अब एक चीज और, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, 10⁵ डाइन। और ये जो डाइन होता है इसका CGS मात्रक होता है। ये कौन सा कैसा मात्रक है CGS। अब CGS में क्या होता है, जो लंबाई होती है उसको हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान होता है उसे किस में ग्राम में, जो द्रव्यमान होगा उसे किस में मेजर करेंगे ग्राम में, और जो समय होता है उसको किस में सेकंड में। आई बात समझ में। ऐसे इसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं MKS में है। ये किस में है न्यूटन किस में है MKS में। क्या होता है लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, मीटर में, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। आई बात समझ में। ये डिफरेंस होता है। तीसरा नियम है हम लोग का कि प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो जो हम लोग का गति का तीसरा नियम है वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो प्रत्येक कार्य की क्या होती है प्रतिक्रिया होती है, या फिर ऐसे कह सकते हो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलना, इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया लगता है कि नहीं लगता है, कि जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक कार्य करती है गोली पर, अर्थात वो गोली को आगे बढ़ाती है। तो जितना तेज गोली आगे जाती है उतना ही उसको बंदूक को पीछे की तरफ धकेलती है। ऐसे रॉकेट हो गया, रॉकेट से जब ईंधन निकलता है पीछे की तरफ, जितना तेजी से ईंधन निकल रहा है पीछे की तरफ तेजी से, तो उतना ही तेज जो है रॉकेट जो है आगे की तरफ जाता है। और एग्जाम्पल को याद है, जैसे जब हम लोग नाव से किनारे पर कूदते हैं तो जितना दूर हमें कूदना है उतना तेज नाव को हमें क्या करना पड़ेगा
पीछे की तरफ ढकेलना पड़ेगा, या नाव पे ही नहीं कहीं से भी जब कूदते हो तो पैर से ढकेलते हो नहीं ढकेलते हो, या ज़मीन पर जब चलते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, जितना तेज़ ज़मीन को भीतर ढकेलते हैं उतना ही तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सब एग्जाम्पल हैं थर्ड लॉ के। अगला आता है हम लोग का संवेग, मोमेंटम, ठीक है ना। कह रहे हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान मतलब m और वेग का मतलब v, ये किसके बराबर हो जाएगा? संवेग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब संवेग बराबर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कह देंगे? संवेग कह देंगे। अब इसके अगर मात्रक की बात करते हैं, संवेग के मात्रक की बात करें, संवेग का मात्रक, तो संवेग का मात्रक मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका मात्रक हो गया संवेग का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। कभी कभी ऑप्शन में नहीं दिया रहता है ये, तो हम इसको टिक करेंगे न्यूटन सेकंड को, ठीक है ना। अभी न्यूटन सेकंड कैसे बन गया? क्योंकि अभी हमने पीछे बताया कि जब न्यूटन होता है तो उसका मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो हमने ऊपर नीचे स्क्वायर सेकंड से गुणा करा दिया। तो जो ऊपर गुणा कराए वो तो बगल में लिखा रहेगा, नीचे जो गुणा कराए वो सेकंड स्क्वायर बन गया। तो जैसे ही सेकंड स्क्वायर हुआ क्या बन गया? ये न्यूटन। तो न्यूटन और सेकंड, आई बात समझ में? न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अगली जो हेडिंग है हम लोग की, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध, कि संवेग परिवर्तन में क्या संबंध होता है बल के साथ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है m में, और एक फार्मूला पढ़े हम लोग गति में, v बराबर u प्लस at। अगर यहाँ से हम लोग a का मान निकालें तो ये बराबर क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा निकल के। अब यही a का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी। तो F बराबर mv और माइनस एम यू अपॉन टी। तो ये mv माइनस mu क्या होता है? संवेग ही तो होता है, संवेग परिवर्तन। कि पहले संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर mv। कि पहले संवेग कितना था? इतना था, बाद में हो गया इतना। तो इसे हम लोग कह देंगे संवेग परिवर्तन, और जब नीचे t लग जाता है उसे कहते हैं दर। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है फोर्स के, है ना। तो दर का मतलब होता है रेट, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेट। तो चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के, और रेट के साथ रेट भी रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जो हमने पीछे बताया तुम लोग को, F बराबर dp अपॉन dt। तो वही है ये भी, कि ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है? टाइम, चेंज इन टाइम। टाइम भी तो लगेगा कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में बताता है। आया समझ में? तो वहाँ पे तो p बराबर mv होता है, तो माइनस mu क्या है? देखो p बराबर mv होता है, लेकिन उसका मतलब क्या है? कि द्रव्यमान और वेग। तो यहाँ पे ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। तो हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना, चेंज की बात कर रहे हैं। तो पहले प्रारंभिक संवेग रहा होगा, फिर अंतिम संवेग रहा होगा, है ना। तो उसमें जब अंतर निकालेंगे तभी तो उसमें परिवर्तन निकल के कितना परिवर्तन हुआ। आई बात समझ में? तो हम लोग कह सकते हैं कि बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगली हेडिंग है हम लोग का बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसमें कह रहे हैं यदि कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इम्पल्स को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं F इंटू टी, है ना।
बल और समय के गुणनफल को कहते हैं आवेग, ठीक है ना। तो आई बराबर एफ की वैल्यू भी हम लोग निकाले थे mv माइनस mu अपॉन टी, और इंटू में टी है तो टी से टी कैंसिल, तो mv माइनस mu हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ हम लोग संवेग परिवर्तन की दर नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम नहीं लगा हुआ है। आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। सिंपली आई बात समझ में, आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे अगर आवेग का मात्रक देखोगे, आवेग का मात्रक, तो जो संवेग का मात्रक वही हो जाएगा क्योंकि द्रव्यमान मतलब किलोग्राम और वेग का मतलब मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ, न्यूटन सेकेंड, है ना, अभी पीछे समझाया था। तो हमने यहां देखा ये आवेग है, आवेश नहीं। जो आवेग का मात्रक होता है वही संवेग का भी मात्रक होता है, ठीक है। आवेग किसके बराबर होता है, बल और समय के गुणनफल के बराबर होता है, और संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। झूमने वाले बच्चे आते हैं खूब। हाँ 50 की 60 ज्योमेट्री थी, आई कि भैया 50 रुपया 2 ज्योमेट्री दे दो हमें। बहुत देर तक देखो वो आए हैं सब बहस कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा 5 रुपया कम नहीं कराएंगे, सीधा एक, हाँ एक के डबल। है दीपांशु एक बार दे दिए थे, तब से वो पीछे पड़ गई, समझ लो उसमें शायद 10 रुपये घाटा करके दे दिए थे। हम क्या पगल है हो, कोई बेचता कितना भी कम कर दे किसी के लिए, लेकिन कभी भी जितना खरीदा उससे कम में नहीं बेचता है। कहे भैया बहुत देर से कह रही थी तो हम दे दिए। हम कहे कभी भी चाहे जितना कोई कहे, नहीं कितना भी कोई फुसलाए, अगर तुम्हें दुकान चलानी तो तुम ऐसे नहीं बेच सकते हो। बहुत ज़्यादा तुम कर दो, बहुत खरीद, किसी के लिए कितना भी कर दो, बहुत ज़्यादा खरीद दाम पे बेच सकते हो। अब अपने जेब से दोगे तो कई दिन चलाओगे दुकान, ये तो इसका मतलब तुम बंद करने वाले हो फिर। नहीं बच्चे ही तो ले जाएंगे, ज़्यादा उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आए कि अगले दिन फिर आए कि हम भैया ले के रह रहे हैं, दियो हम ऐसा, तभी तो हमें पता चला कितना कम में कैसे दे दिए थे, कि उतने तो खरीद भी नहीं पड़ी होगी। देखो अगली हेडिंग है प्रतिरोधक बल, रेजिस्टेंस फोर्स, है ना। तो आगे यदि कोई पिंड बालू रेत आदि पर गिरता है तो वह अपने भार किसी वस्तु का कितना होता है, W बराबर mg, ठीक है ना। m उसका द्रव्यमान, g वृत्तीय त्वरण हो जाएगा, के कारण बालू रेत में धंसता जाता है। जैसे कोई भी चीज़ बालू या रेत पे गिराई जाएगी ऊपर से, तो जब उस पर गिराएंगे धीरे धीरे उसके नीचे धंसता जाएगा। या फिर तुम खुद ही कूदते हो, देखो तुम्हारा पैर धंस जाता है कि नहीं धंस जाता है, वही बात। परंतु रेत द्वारा उस पर एक बल आरोपित किया जाता है जिसके कारण वह कुछ दूर धंस कर रुक जाता है। सही बात है, ऐसा तो है नहीं धंसते ही जाते हैं उसमें गिरने के बाद, कुछ दूर धंसने के बाद रुक जाता है। इस बल को प्रतिरोधक बल कहते हैं ना। यदि बल R के कारण उत्पन्न मंदन A हो, मंदन का मतलब कमी, जैसे तुम खूब तेजी से आ रहे थे नीचे, तो जब टकराव धीरे धीरे तो वहाँ वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वेग कम होने का मतलब उसमें मंदन हो रहा है। तो उस समय जो फॉर्मूला निकल के आता है R माइनस mg इक्वल टू ma होता है, ठीक है ना। अब R क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रतिरोध हो जाएगा,
उसमें जितना तुम्हारा भार होगा वो घटता जाएगा, वो बराबर होगा तुम्हारे ma के। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ से एक फार्मूला मिल जाता है हम लोग को, नोट कर लो। अगला हम लोग का 1 किलोग्राम भार बल। क्वेश्चन में तुम्हें कहेंगे लिखा मिलता है 1 किलोग्राम भार बल लगाता है। तो जो हम लोग का द्रव्यमान होता है उसकी वजह से भी हम लोग बल लगा सकते हैं। जैसे कहीं पे मान लो कोई चीज़ खींचना है और निकल नहीं रहा, तो उसको खींचने की जरूरत नहीं है, तुम उसको पकड़ के लटक जाओ, अपने आप वो बाहर आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ पर तुम्हारा भार जो है बल का कार्य करता है। तो 1 किलोग्राम जो भार होता है, जो तुमसे कहा जाएगा कि 1 किलोग्राम भार बताओ, तो W बराबर किसके हो जाता है? mg के। और यही काम करता है उस समय बल का, तुम्हारा वेट ही काम करेगा बल का। ठीक है, तो मान लो अगर तुम 1 किलोग्राम कोई ऑब्जेक्ट है और जो उसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण है कितना होगा वहाँ पे 9.8, तो जो उसका भार आएगा कितना आएगा? 9.8 निकल के आएगा। 9.8 किलोग्राम बल कह सकते हो या फिर भार कह सकते हो। 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन का बल लगाएगा या किलोग्राम बल भी कह सकते हैं इसको। आई बात समझ में? अब जो अगला टॉपिक है हम लोग का, उस पे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। संवेग संरक्षण का नियम। कह रहे हैं इस नियम के अनुसार दो गोलों के टकराने पर टक्कर से पहले के संवेगों का योग तथा टकराने के बाद के संवेगों का योग बराबर होता है। अब संवेग P बराबर हमने क्या बताया? mv होता है। मान लो दो पिंड हैं, एक ये है और दूसरा ये है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान ये v1 वेग से, सॉरी ये u1 वेग से चल रहा है और ये u2 वेग से चल रहा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मान लो ऐसे ही। ये टक्कर के पहले और फिर जब टक्कर हो गई और तो फिर दोनों चलना शुरू कर दिए। टक्कर होने के बाद वैसे तो रुक नहीं जाए, मान लो पीछे लाके ठोक दिया इसमें, तो इनका वेग जो है बदल जाएगा। इसका v1 हो जाएगा, इसका द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। टक्कर के बाद द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। तो यही कहा गया, जो टक्कर के पहले इनका संवेग होगा टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। तो यहां अगर संवेग निकाले तो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 और ये बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। आई बात समझ में? टक्कर के पहले के संवेग का योग और टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है। यही है संवेग का नियम। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसी में कंडीशन है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य हो तो वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम संवेग बराबर होता है, अर्थात संवेग नियत रहता है या संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ऐसा इसमें इसलिए कहा गया कि बाहर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब उसका संवेग बराबर होगा। कह रहे हैं यदि टक्कर के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर एक हो जाते हैं और उनका उभयनिष्ठ वेग v हो जाता है। ठीक है, मान लो दो पिंड थे, एक का द्रव्यमान m1 और दूसरे का m2। ये u1 वेग से चल रहा था और ये u2 वेग से चल रहा था टक्कर के पहले। ठीक है, और टक्कर के बाद क्या हुआ? दोनों एक ही में जुड़ गए। ऐसे ये m1 m2 जो है दोनों जुड़ गए एक ही में। ठीक है, अब जब जुड़ गए हैं तो एक साथ जुड़कर चलेंगे v वेग से। v1 v2 तो होगा नहीं, जब जुड़े हुए हैं तो क्या अलग अलग वेग से चल पाएंगे? नहीं, जब चलेंगे तो एक ही वेग से चलेंगे। ये इधर गति कर रहा था, तो जो इनका वेग होगा m1 u1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा m1 v और प्लस m2 v के। v यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो जब v कॉमन कर लेंगे तो v बराबर क्या मिलेगा हम लोग को? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में चला जाएगा अपना m1 प्लस m2। v हमने कॉमन कर लिया है। तो यही कहा जा रहा है कि टक्कर के पश्चात अगर दोनों पिंड जुड़ जा रहे हैं
तो जो उनका परिणामी वेग निकल के आएगा वो क्या आएगा, v आएगा, और v बराबर हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होगा। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ v रहेगा। यदि पिंड टक्कर से पहले विपरीत दिशा में समान वेग v से एक दूसरे की ओर चल रहे हों तब, है ना, क्या यदि पिंड टक्कर से पहले विपरीत दिशा में, मान लो टक्कर नहीं हुई थी, ये m1 है और ये क्या है m2, एक इधर जा रहा है और एक इसकी तरफ आ रहा है, ठीक, इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है। टक्कर होने के पश्चात ये दोनों एक ही दिशा में चलने लगे, मान लो, ठीक है, टक्कर होने के बाद ये एक ही दिशा में चलने लगे, मान लो इसमें आके टकरा गया, तो दोनों, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, m1 भी इधर जा रहा है और m2 भी, और दोनों का वेग v ही है, चेंज नहीं हुआ वेग। तो उस समय जो फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का, तो m1u1 यहाँ माइनस लग जाए, क्यों, इसकी दिशा जो है हमने चेंज कर दी है, तो माइनस का m2u2 बराबर m1v और प्लस m2v हो जाएगा। तो यहाँ से जब v निकालेंगे तो m1u1 माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में? टक्कर के पहले ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं और टकराने के बाद एक ही दिशा में चलने लगे, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो जो कंडीशन बता रहे हैं अभी उसको देखो, बाहर बाहर की भी बताएंगे हम, ठीक है? नहीं, मैं ये माना हूँ कंडीशन कि दोनों एक ही वेग से चल रहे हैं, v1 करना चाहो कर लो, हम ये नहीं करें v1 नहीं हो सकता है। अगर टकराने के पश्चात अलग अलग वेग से चल रहे हैं तो वहाँ v1 v2 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन तुम्हें प्रश्न में दी जाएगी, सवाल सब वही है, मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि जब दिशा बदलेगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा। हमारी बात समझ में? अब जैसे कि हमने माना है कि कंडीशन वही है कि एक ही वेग से चल रहे हैं तो वहाँ v ले लिए, अगर ये कहते अलग अलग वेग से चल रहे हैं तो v1 v2 ले लेते, ठीक है ना। अब अगला जो पॉइंट है हम लोग का, कहा गया है यदि पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे की विपरीत दिशा में समान वेग v से चलते हैं। अब यहाँ पे ये m1u1 प्लस m2u2 और टक्कर हो गई, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मतलब m1 जा रहा है इधर तो m2 आ रहा है इधर, किस वेग से, v वेग से ही, ठीक है। तो उस समय जो फार्मूला बन जाएगा v बराबर वो m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 माइनस m2 जाएगी, ये इसकी दिशा है। आ रही बात समझ में? बंदूक और गोली की गति, जैसे कि मैंने पीछे तुम लोग को एग्जाम्पल में बताया कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो जब गोली आगे बढ़ती है ना, आगे बढ़ती है तो इससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है, गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। अगर गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिसके फलस्वरूप बंदूक में पीछे की दिशा में उतना ही संवेग उत्पन्न हो जाता है, इसी वजह से बंदूक जो है पीछे की तरफ हटती है। अब ये मान तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो बंदूक में संवेग है वो बराबर हो जाएगा गोली के संवेग के। अगर ये मान लें कि बंदूक का द्रव्यमान m है और इसका वेग क्या है v, और गोली का द्रव्यमान m है और इसका जो वेग है वो क्या है u, तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा। अब इन चारों में से कोई एक मान तुम्हें निकालना रहेगा, बाकी 3 दिया रहेगा, आराम से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा ना। तो नोट कर लो इसको। आज टॉपिक हम लोग का लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, कि किसी व्यक्ति का भार लिफ्ट में कितना होगा। तो जो देखो व्यक्ति का जो द्रव्यमान होता है, वास्तविक द्रव्यमान, लिफ्ट में उसको अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग महसूस होता है। जैसे जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, नीचे जा रही होती है, उस समय तो उसी कंडीशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है हम लोग की कि यदि लिफ्ट विरामावस्था में है, तो अगर लिफ्ट विरामावस्था में है तो उस समय उसका जो भार होगा उसे
अपने वास्तविक भार के बराबर महसूस होगा। ठीक है ना। एक होता है वास्तविक भार, एक होता है आभासी भार। आभासी भार वो होता है जो उसे महसूस है। जैसे अगर हम तुम्हें छत से नीचे की तरफ फेंक दें तो तुम्हें ये लगेगा तुम्हारा कोई भार ही नहीं है, तुम्हें बिल्कुल अपना हल्का महसूस होगा, तो वो तुम्हारा आभासी भार कहलाता है। ठीक है ना। तो वैसे लिफ्ट में होता है, जब लिफ्ट ऊपर या नीचे की तरफ त्वरण से चलती है तो हमें अपने भार में कमी और वृद्धि महसूस होती है। ठीक है ना। तो जो वृद्धि या कमी होती है उसकी वजह से जो भार हमें प्राप्त होता है उसे आभासी भार कहते हैं, और जो एक्चुअल में होता है उसे कहते हैं वास्तविक भार। ठीक है। तो जब लिफ्ट विरामावस्था में होती है, मतलब रुकी हुई होती है, तो हमें अपना जो वास्तविक भार है वो आभासी भार के बराबर प्रतीत होता है। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट मतलब इस तरह से होता है एक बॉक्स टाइप का, वहाँ पे अगर हम लोग खड़े हैं इस तरीके से लिफ्ट में, तो हमें जब लिफ्ट मान लो कहा गया है ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ठीक है ना, त्वरण का मतलब समझो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है अपने भार में वृद्धि महसूस होगी, और जब वृद्धि, तुम्हारा भार यही है mg, ठीक है, r क्या है तुम्हें जो महसूस होगा, ठीक है, और ये ma, तो उस समय जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो तुम्हें कैसे जा रही होगी, ए त्वरण से अगर ऊपर जा रही है तो तुम्हें अपने भार में वृद्धि महसूस होगी, तुम्हें अपना भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, मतलब आभासी भार अधिक होगा, आभासी भार अधिक हो जाएगा और वास्तविक भार कम। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी हम लोग की, ये दूसरा है और ये तीसरी कंडीशन होगी जब लिफ्ट जो है ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रही हो, लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रही होगी, तो उस समय हो जाएगा mg माइनस r बराबर ma। तो इस समय तुम्हें अपना भार कैसा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। हमारी बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा आभासी भार है, आभासी भार है वो कैसा महसूस होगा, कम, ठीक है, और वास्तविक भार अधिक। अगली जो कंडीशन है हम लोग की कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह जी त्वरण से नीचे की तरफ गिरने लगे तो क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा 0। R किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब उसे R मतलब क्या, उसका भार उस समय शून्य हो जाएगा, मतलब उसे अपना भार 0 महसूस होगा। मतलब लिफ्ट की डोरी टूट गई और तुम नीचे गिरना शुरू हो गए, लिफ्ट में बैठे हो, तो तुम्हें अपना भार शून्य प्रतीत होगा। आई बात समझ में। कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तित नहीं करती, मतलब परिवर्तन लिखा होना चाहिए था, परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका कारण है, क्या कारण है, जड़त्व है ना। जड़त्व की वजह से तुम लोग पढ़े होंगे 9th में या 11th में कि जड़त्व कौन कौन सा होता है, गति का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है और दिशा का भी जड़त्व होता है। अब जड़त्व का मतलब क्या है, जड़त्व का मतलब ये है कोई वस्तु जिस अवस्था में बनी है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, जैसे गति की अवस्था में है तो गति में ही बनी रहती है, तो उसे कहेंगे वहाँ पे उसके अंदर गति का जड़त्व है। क्या होगी, तो आरोपित बल कह रहे हैं बदल नहीं रहा, तो m1 a1 बराबर हो जाएगा m2 a2 के। तुम्हें दूसरी का त्वरण पता करना है तो हो जाएगा m1 अपॉन a1 अपॉन m2। तो इसका मान दिया होता तुम्हें प्रश्न में, तो क्या दिया होता 1/2, a1 दिया गया 8, तो कितना आ जाता 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसका द्रव्यमान का अनुपात कि दोनों का द्रव्यमान कितना है, नहीं दिया रहेगा तो इसको हल कर लेंगे, दिया रहेगा, वो नहीं दिया है गलती से, ठीक है। जब परीक्षा में ऐसा कुछ होता है, क्वेश्चन गलत आता है तो उसका नंबर दे दिया जाता है। किसी पिंड पर
100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है, बल का आवेग होगा। आवेग का फार्मूला बताया गया है, आई बराबर क्या होता है, F इंटू टी, ठीक है, डेल टी भी कह सकते हो। तो कितने न्यूटन का बल लगाया गया है, 100, कितने टाइम के लिए, 0.4, कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन सेकेंड। आया समझ में। अगला है, यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह बताओ कैसे चलेगी, 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी। दूसरा है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी, या फिर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। बिल्कुल सिंपल है भैया। तुम्हें m दिया गया है और f दिया गया है, t कहाँ दिया गया है, a निकालना है, तो f बराबर m में पे रख दो, a बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। आया समझ में। देखो F बराबर फार्मूला क्या होता है, m में 1 न्यूटन का बल लग रहा है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आया समझ में। अगला है, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल है, बताओ। 10 होगा, सही है, वेरी गुड। तो F बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर ही तो कहते हैं। मैंने बताया dp अपॉन dt। संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 800 हो गया था बाद में, पहले कितना था 400। कितना टाइम लगा, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो घटा लो, 400 बटे 200 दिया गया है, तो 200 कर लो यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 600 बटे 60 मतलब 10 न्यूटन। आया समझ में। अगला है, एक 400 किलोग्राम की लिफ्ट एक 400 किलोग्राम की लिफ्ट इस्पात की रस्सी पर आधारित है, जो कि 800 किलोग्राम का भार सुरक्षित रूप से वहन कर सकती है। न्यूनतम दूरी जिसमें लिफ्ट को रोका जा सकता है यदि यह 1 मीटर प्रति सेकंड से नीचे उतर रही है। g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और माइनस 2gh, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अभी उसके बाद देखो अंतिम वेग 0 है, ये 1 है, प्लस 2 मंदन होगा तो इसलिए माइनस g हो जाएगा ये, ठीक है। रुक रही है ना लिफ्ट h, तो और g का मान रखो कितना 10, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 10 रखो तो 20 हो जाएगा। इधर आएगा 20h इक्वल टू 1, तो h बराबर 1/20 मीटर, ठीक है। 5 ग्राम द्रव्यमान का पिंड है, उस पर बल लगता है 20 सेकंड के लिए, तो v बराबर u प्लस अंतिम वेग हमें पता करना है, ठीक है। v u कितना है 0 है, a को a ही रहे तो t कितना है 20, तो v बराबर आ जाएगा 20a आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया v बराबर। अगले 5 सेकेंड के लिए अगर लगाएं तो अगले 5 सेकंड के लिए ये जो v बराबर 20a आया है, ये क्या बन जाएगा, u बन जाएगा, प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग तो बन जाएगा 0, है ना। टाइम कितना दिया गया है
5 और दूरी कितना चलता है 50 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर में चेंज कर दिए। अब v बराबर u प्लस a1t लगाएंगे, अंतिम वेग 0, u 20a और प्लस a1 और टाइम कितना है 5, तो a1 बराबर आ जाएगा 20a/5 और काट देंगे तो आ जाएगा -4a। सही है, मंदन हो रहा है, -4a आ जाएगा, दिख रहा है। अब यहाँ h बराबर लगा दो ut प्लस हाफ a1t²। h कितना है 50 गुणे 10⁻², या फिर इसको लिख सकते हो 1/2, है ना। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 1/2 मीटर। u कितना है प्रारंभिक वेग 20a और टाइम 5, हाफ a1 कितना है -4a और टाइम है 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो क्या आएगा, 1/2 5 × 10 a और माइनस ये कट जाएगा तो 2 दूना 4, 25 दूना 50, तो माइनस का 50a आ जाएगा, घट जाएगा तो 1/2 बराबर बचेगा 50a, तो a बराबर आ जाएगा 1/100। हमसे पूछा गया f बराबर होता है ma, m कितना है 5 ग्राम है ना, तो 5 ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज हो, 5 × 10⁻³ a कितना है 100, तो इसको चेंज करोगे तो 5 गुणे हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन। आ रहा है नहीं। कहा गया न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल बताओ। पहला ऑप्शन, जब क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है तो क्या एक ही वस्तु पर लगता है, अलग अलग वस्तु पर लगता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब नाव से कूदते हैं तो नाव क्या करती है, हमें आगे की तरफ ढकेलती है और खुद तो अलग अलग वस्तु पे लग रहा है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, सही है। अलग अलग वस्तु लगता है और एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक आगे तरफ लगा तो दूसरा पीछे की तरफ लगेगा, तो यही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। अगला है 5 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान के एक पिंड में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तथा m2 द्रव्यमान का एक के पिंड में 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों पिंड एक साथ बांध दिए जाएं तो इस बल द्वारा उत्पन्न त्वरण होगा 6, 7, 8 या 5। तो देखो 5 न्यूटन का बल है, हम लोग जानते हैं F बराबर होता है ma। अगर यहाँ से m निकालें तो मिल जाएगा हम लोग को क्या, F/A1, ठीक है। अब पहली कंडीशन में हमें दिया गया है कि 5 न्यूटन का बल लगाते हैं m1 द्रव्यमान की वस्तु पर तो त्वरण उत्पन्न होता है 8 का, और m2 के लिए निकालेंगे तो 5 न्यूटन का बल लगाएंगे, कितना उत्पन्न होगा त्वरण 24 का, है ना। तो उत्पन्न हो जाएगा 24 का त्वरण, यही तो कहा गया है। अगर कह रहा है दोनों जोड़ दें, m1 प्लस m2 करा दें तो 5/8 और प्लस 5/24 हो जाएगा। 24 आएगा एलसीएम, 8 3 24, 5 3 15 और 5 मतलब 20/24 काट देंगे
4 पंचे 20, 4 छंग 24। तो ये आ गया अपना m1 प्लस m2। तो आ गया दोनों पिंड एक साथ बांध दिए जाएं तो इस बल द्वारा उत्पन्न त्वरण है। अब की बार क्या निकालना है हमें? ए निकालना है, त्वरण। तो क्या हो जाएगा? F अपॉन m, और m का मतलब m1 प्लस m2। तो क्या आएगा? 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? कहा गया है कि एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विरामावस्था में आ जाता है। यदि कार तथा उस पर भार का वजन 900 किलोग्राम है तथा त्वरण स्थिर रहता है तो मंदन बल है, मतलब बल हमें ज्ञात करना है। तो पहली चीज़ तो एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5 में 18 गुणा कराएंगे, 18 चौक 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। रुक जाता है, मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। कितनी दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर। s बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो यहां पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर बराबर प्लस 2as। तो v मतलब 0, u 20 है, 2a निकालना है, s दिया गया है 20। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का a बराबर 20 गुणे 20 है ना, और बटे 40। ठीक, तो 20 दूनी 40 कितना आ गया? -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। है समझ में कि नहीं? अब हमें निकालना है बल। तो F बराबर होता है ma। F पता करना है हमें। m दिया गया है 900 और a आया है 10। तो माइनस का 9000 न्यूटन, तो 9000 न्यूटन हो जाएगा। आया समझ में? मंदन का मतलब माइनस। ठीक है, तो माइनस कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हम लोग का 9000 करेक्ट हो जाएगा। कहा गया 4 कुंटल का एक लट्ठा एक ट्रैक्टर के पीछे बंधा है। ट्रैक्टर लट्ठे को 2000 न्यूटन के बल से खींचता है और पृथ्वी लट्ठे पर p न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, जिससे लट्ठा 2 सेकंड में 6 मीटर खिसक जाता है। लट्ठे पर लगने वाला घर्षण बल होगा। तो यही p है घर्षण। ऐसे मान लो उसके पीछे एक लकड़ी का गुटका बंधा हुआ है। जब इसको ये ट्रैक्टर खींचेगा तो इसमें घर्षण लगेगा, है ना, पीछे की तरफ। जिस तरह बल लगता है उसके विपरीत दिशा में घर्षण लगता है। और इसमें कहा गया है कि 4 कुंटल का एक लट्ठा है। इसका वेट दिया गया 4 कुंटल। इसको 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलो। तो यहाँ पे 100 से गुणा करा देंगे, किलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 2000 न्यूटन के बल से ये कितना बल लगा रहा है? 2000 न्यूटन। तो जो घर्षण लगेगा इसी में से घटाना पड़ेगा हम लोग को। 1000 न्यूटन का अगर ये बल लगा रहा है तो जितना घर्षण होगा वही इसमें से घटेगा, है ना। तो उसकी वजह से इसका वेग कम हो जाएगा। तो जितना बचा है वही इसका वेग होगा। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं इसमें इसके अंदर त्वरण कितना है। तो कहा ये गया है 2 सेकंड में 6 मीटर खिसक जाता है। S बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां कितना खिसक जाता है? 6 मीटर। प्रारंभिक वेग मान लेते 0 है, हाफ ए पता करना है, टाइम कितना दिया गया है? 2 सेकंड। 2 का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, है ना, यहाँ स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 6/2 मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आएगा सब में। अब फार्मूला F बराबर 2000 दिया गया था, उसमें से P हो जाता है माइनस, है ना। इतना ही जिसके पास फोर्स था 2000 का, लेकिन 2000 में से P घट जा रहा है घर्षण के रूप में। F बराबर होता है ma। M दिया गया है हमें, कितना दिया गया है? 4 कुंटल, है ना।
4 कुंटल का मतलब 400, ए कितना निकल के आया है हम लोग का 3 MA है समझ में 2000 माइनस P, तो P बराबर 800 है समझ में, घटा देंगे बात। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग होगा। आई बात समझ में? जैसे एक बड़ा टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान मान लो mv है, ये जा रहा है, विस्फोट हुआ इसमें तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक बड़ा टुकड़ा बन गया और एक जो इसका वेग हो गया, ठीक इसको मान लो u, प्रारंभिक वेग u मान लो, जो बड़ा टुकड़ा है उसका वेग हो गया 0, द्रव्यमान तो इसका कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है, इसको m1 मान लेते हैं। आई बात समझ में? और जो छोटा टुकड़ा है m2 उसका वेग v2 हो गया। अब फार्मूला क्या बनेगा यहां से, mu बराबर m1 v1 प्लस ये निकल के आएगा फार्मूला। कहा गया बड़े जो टुकड़ा है उसको हमने माना है v1 जिसका वेग 0, तो यहाँ पे mu बराबर क्या मिल जाएगा, m2 v2 मिल जाएगा। अब देखो क्या दिया गया है, 40 किलोग्राम का विस्फोटक 12, 40 गुणे 12, बड़े टुकड़े कोई बात नहीं है, 28 और 12 में टूट जाता तो 12 की बात करेंगे, 12 गुणे v2, 12 से 12 कट गया तो v2 बराबर क्या आ जाएगा, मतलब दूसरे वाले का वेग जो होगा वो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 4 गुना या 1/4। बिल्कुल सिंपल है। P बराबर क्या होता है mv, कह रहे हैं वेग को आधा कर दो, तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा mv/2 वही हो जाएगा। अगर by2 को बाहर कर लें तो यहाँ पे ये किसका मान है, P का जो वैल्यू है, ये बताओ अब जो संवेग आया है वो पहले संवेग कितना है, आधा ही तो है, पहले संवेग P था, अब P1, अब संवेग क्या है, पहले का आधा है तो आधा हो जाएगा। 14 नंबर, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है, ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग होगा। बताओ, जैसे एक गोली आ रही है और यहां कोई लकड़ी का मान लो बॉक्स रखा हुआ है, तो इसमें क्या देखोगे कि गोली का तो वेग कुछ ना कुछ होगा ही, पर बॉक्स का वेग क्या होगा, 0 होगा। सही बात है कि नहीं, गोली कुछ वेग से आ रही होगी, ऐसी बात है, कुछ ना कुछ वेग से दिया भी हो सकता है, 400 मीटर पर सेकंड है ना, 400 मीटर पर सेकंड से आ रही, तो जिस ब्लॉक में धंसेगी उसका कोई वेग नहीं होगा, तो स्थिर रखा होगा ना। लेकिन जब सोचो गोली इसमें धंसेगी तो क्या उसमें वेग नहीं आएगा थोड़ा बहुत, सिर्फ मूवी में देखी होगी कि जब गोली लगती है कोई खड़ा होता है तो उड़ जाता है गोली के साथ साथ, तो ऐसे समय ब्लॉक में ब्लॉक भी उड़ गया उसके साथ में, तो जब इसमें गोली लग जाएगी उस समय दोनों क्या करेंगे, गति करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो गति आएगी, लेकिन जो गति में दोनों की एकदम समान होगी, द्रव्यमान दोनों को मिलाकर बनेगा, तो जो दोनों मिला के बनेगा, मान लो गोली इसमें धंस गई, ब्लॉक में गोली जो है धंस गई इस तरीके से, इसके अंदर कुछ ना कुछ वेग आ गया, v मान लो उसको, और द्रव्यमान क्या लगेगा, इन दोनों का m1 प्लस m2 मिला के बनेगा। सारी बात समझ में, यहाँ इसका द्रव्यमान मान लो m1 है और इसका मान लो m2 है, दिया भी होगा। 10 ग्राम की द्रव्यमान की गोली है तो m1 कितना दिया गया है, 10 ग्राम, और ये 900 ग्राम है, ये कितना दिया गया हम लोग को, 900 ग्राम।
और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 900 मतलब 910। तो फॉर्मूला बनाए तो क्या बनाएंगे, m1 प्लस m2 v बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ देखने की बात है कि v2 0 तो इससे कोई मतलब नहीं, तो 0 हो जाएगा। m1 प्लस m2 मतलब 910। v पता करना है, m1 कितना है 10 है, v1 कितना है 400, ठीक। हमें करना है 400 बटे 91। अब भाग करो तो लगभग 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट आ जाएगा 4 के करीब में। कोई है 4 करके, 2 ऑप्शन है, एक 4.44 है, एक 4.39। डिवाइड करके देखो कौन सा आएगा, वही करेक्ट हो जाएगा। 40 में डिवाइड करो तो आ रहा है इसमें सी ऑप्शन, तो आ जाएगा तुम्हारा 4.39 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, नोट कर लो। नंबर है, कहा गया 25 किलोग्राम का बम का गोला जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, अचानक फटकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिनके द्रव्यमान 15 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 तो छोटे टुकड़े का वेग होगा, बताओ। एक 25 किलोग्राम का बम का गोला है, m बराबर दिया गया हमें 25, इसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, जा रहा है, विस्फोट होता है, इसमें 2 टुकड़ों में ये बढ़ जाता है। एक का द्रव्यमान m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2, पहले वेग v1 दूसरे का वेग v2। इसमें शायद कहा है कि बड़े टुकड़े का जो वेग है वो, बड़े टुकड़े का वेग 0। यहाँ बड़े टुकड़ा हमने इसको बनाया जिसका वेग 0 कर दिए, इसका वेग हमें निकालना है जहां तक, है ना। हाँ, छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा, एक टूटा है 15 में, एक टूटा है 10 में, ये पता करना है। बिल्कुल सिंपल है। mv बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसका वेग 0 कर दो, m दिया 25, b है 10, m2 10, v2 पता करना है, v2 बराबर क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। इसमें कहा गया 150 किलोग्राम की एक तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, तोप के पीछे हटने का वेग होगा। तो अगर संदेश समीकरण का सिद्धांत यहाँ लगाए तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो, अगर 150 किलोग्राम की तोप है और उसका वेग हमें नहीं पता है कितना होगा पीछे की तरफ, है ना, यही तो है, कितना तेज पीछे हटेगी हमें ये पता नहीं है। और जो उसमें से गोला दागा जा रहा है उसका वेग द्रव्यमान दिया है 1.5 और इसका वेग दिया गया कितना 60 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, तो यही हमें पता करना है। तो इसको उधर भेज दो तो 150 बराबर आ जाएगा माइनस 15/10 गुणे 60, 0 कट गया, 15 से 15 कट गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए इसके साथ में v1, तो v1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 0.6 मीटर पर सेकंड। माइनस ये बता रहा है पीछे हटेगी इतने स्पीड से, आया समझ में।